हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद राहुल सर में। हम पढ़ रहे थे दोस्तों क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर हमने परागकण द्वारा दो नरयुग्मकों का निर्माण कैसे होता है यह प्रक्रिया अच्छे से देख ली थी और समझ ली थी। अब हम आगे की बात करते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पराग उत्पाद। दोस्तों इस टॉपिक के अंदर हम समझने वाले हैं कि परागकणों का उपयोग और कहाँ पर किया जाता है, किस किस तरीके से मानव परागकणों का उपयोग करता है। तो देखिए इसमें फर्स्ट है पराग भोज्य पूर्ति की तरह। भोज्य पूर्ति की तरह यानी कि खाने के लिए। तो हम देखते किस तरीके से इसको उपयोग में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पराग कणों में बहुत से पोषक तत्व मौजूद होते हैं जिनमें असंतृप्त वसा भी सम्मिलित होती है। तो पराग कणों में क्या होता है दोस्तों, पोषक तत्व मौजूद होते हैं जिनमें वसा भी सम्मिलित होती है। और यहाँ पे लिखा हुआ पश्चिम देशों में पराग कणों को दौड़ लगाने वाले घोड़ों व एथलीटों की कुशलता बढ़ाने के लिए दवाई के रूप में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों पराग कणों का उपयोग दवाई के रूप में भी किया जाता है। कैसे किया जाता है कि पश्चिमी देशों में पराग कणों को घोड़ों और एथलीटों को दवाई के रूप में दिया जाता है ताकि वो अपनी कुशलता बढ़ा सके, घोड़े और तेज़ी से दौड़ सके इसलिए। और ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि पराग कणों में क्या होते हैं, पोषक तत्व मौजूद होते हैं, इसलिए हम पराग कणों का पराग भोज्य की पूर्ति की तरह उपयोग करते हैं। दूसरा जो है हमारा पराग क्रीम। पराग क्रीम क्या होता है दोस्तों, अभी हमने देखा कि पराग कणों में संतृप्त जो इन्हें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा रखती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर संतृप्त वसा होगी जो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें आती है उनसे परागकण की क्या करती है, सुरक्षा करती है। इन्हीं वसाओं के कारण परागकणों को क्रीमों, इमल्सनों और कॉस्मेटिक आदि में त्वचा को मुलायम व सुरक्षित रखने हेतु प्रयोग किया जाता है। देखिए इसके अंदर क्या होती है, संतृप्त वसा होती है जो परागकणों की पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, सुरक्षा करती है। अब इसी कारण से हम क्या करते हैं कि इसको क्रीमों, जो बहुत सारी मार्केट में क्रीमें आती है जो आजकल लोग यूज़ करते हैं फेस पर लगाने के लिए, जिससे क्या होता है फेस मुलायम और सुरक्षित रहता है। तो हमने पराग उत्पाद देख लिए, पराग भोज्य पूर्ति की तरह और पराग क्रीम। तो ये टॉपिक आपको यहाँ तक तो बात समझ में आई गई होगी दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पराग कण की जीवन क्षमता। टॉपिक हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, यह हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए पराग कण की जीवन क्षमता, यहाँ लिखा हो यह तापमान व आर्द्रता पर निर्भर करती है। पराग कण की जो जीवन क्षमता होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, तापमान और आर्द्रता। कुछ ऐसे पराग कण होते हैं जो अधिक तापमान में भी रह सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कम तापमान में रहते हैं। तो सभी पराग कणों के लिए तापमान और आर्द्रता क्या होती है, अलग अलग होती है। इसलिए हमने यहाँ पे जीवन क्षमता में लिखा हो कि यह किसके ऊपर डिपेंड करती है, तापमान व आर्द्रता के ऊपर डिपेंड करती है। पराग कणों को क्रायो संरक्षण द्वारा द्रवित नाइट्रोजन में, ध्यान से सुनना दोस्तों, पराग कणों को क्रायो संरक्षण द्वारा द्रवित नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संरक्षित किया जाता है। और जहाँ पे हम इसको संरक्षित करते हैं उसको हम बोलते हैं दोस्तों पराग बैंक। क्या बोलते हैं, पराग बैंक। जैसे हमारी बैंक होती है जहाँ हम क्या इकट्ठा करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, वैसे पराग कणों को जहाँ पे सुरक्षित किया जाता है उसको बोलेंगे पराग बैंक। और कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, तो क्रायो संरक्षण विधि द्वारा किया जाता है, द्रवित नाइट्रोजन में -196 डिग्री तापमान पर। फिर देखिए अलग अलग पादपों में पराग कणों का जीवन काल अलग होता है, ये बात हमने अभी कर ली है। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात थी हमारी पराग कण की। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है दोस्तों स्त्रीकेसर, गुरु बीजाणुधनी या बीजांड तथा भ्रूण कोश। तो यहाँ पे थोड़ा दोस्तों ध्यान से सुनना। पुष्प में जो मादा जननांग है उसको हम बोलते हैं जायांग। क्या होता है दोस्तों, जायांग। और पुष्प में जो नर जननांग होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, पुमंग होता है। तो ये बात तो मैंने पहले वाले लेक्चर में कर ली थी। तो देखिए यहाँ पे जायांग के 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं, सबसे ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र, उसके बाद वर्तिका, उसके बाद अंडाशय। ये क्या है, ये अंडाशय, ये जो बीच वाला भाग होता है इन दोनों के वो क्या है, वर्तिका। और सबसे ऊपरी भाग जहाँ पे कौन आता है, परागकण आता है और परागकण आके अंकुरित होता है, तो उस भाग को क्या बोलेंगे हम, वर्तिकाग्र। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इस वाले भाग को यहाँ से काटा गया है। ठीक है दोस्तों, अंडाशय वाले भाग को यहाँ से काटा गया और उसका कुछ बड़ा डायग्राम हमारे सामने इस तरीके से बनाया गया है। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर हमें क्या मिलता है, 3 कोष्ठ मिलते हैं। क्या मिलते हैं दोस्तों, 3 कोष्ठ जिनको हम बोलेंगे प्रकोष्ठ।
अलग अलग जायांग में प्रकोष्ठ की संख्या अलग अलग हो सकती है, किसी में एक होगी, किसी में अधिक होगी। तो ये जो प्रकोष्ठ है उसके अंदर हमें 3 प्रकोष्ठ देखने को मिले, और ये इसके अंदर क्या है, बीजांड है। क्या है दोस्तों, बीजांड। ये जो बीच में है यहाँ पे, ये क्या है दोस्तों, बीजांड। और इस बीजांड को ही हम दोस्तों क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु धानी बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों, गुरु बीजाणु धानी। तो गुरु बीजाणु धानी की संख्या कितनी है इसके अंदर, 3 है अभी। तो अंडाशय वाले भाग के अंदर कितने हमको क्या देखने को मिलता है, बीजांड देखने को मिलता है। फिर देखिए दोस्तों, बात करते हैं फर्स्ट वाले भाग की, वर्तिकाग्र। ठीक है दोस्तों, अंडप, अंडप यानी कि जायांग वाला भाग। अंडप का मतलब कौन सा है, जायांग वाला भाग। अंडप का सबसे ऊपरी भाग जो पराग कणों को आधार प्रदान करता है। अभी मैंने बता दिया था, जहाँ पे परागकण आकर रुकेगा और परागकण वहाँ पे अंकुरित होगा, तो सबसे ऊपरी वाला भाग जो परागकण को आधार प्रदान करता है उसको हम बोलेंगे वर्तिकाग्र। दूसरा भाग वर्तिका, वर्तिकाग्र व अंडाशय के मध्य वाली पाई जाने वाली पतली नलिका। ये क्या है, एक नलिका है जो किसके बीच में होगी, वर्तिकाग्र व अंडाशय के बीच में। फिर देखिए तीसरा, अंडाशय, इसमें अंडप होते हैं यानी कि बीजांड होते हैं। इसके अंदर क्या होंगे, बीजांड यानी कि गुरु बीजाणु धानी। तथा यह पुष्पासन से जुड़ा होता है। जो लास्ट वाला जो भाग होता है, जैसे यहाँ पे ऐसे बनाया था हमने, जो ऐसे भाग बनाया था, और ये वाला भाग किससे जुड़ा होता है, पुष्पासन से जुड़ा होता है दोस्तों। तो यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है गुरु बीजाणु धानी या बीजांड की संरचना। कौन सा टॉपिक है दोस्तों, गुरु बीजाणु धानी की संरचना या बीजांड की संरचना। जो अभी हमने अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्र देखा था अभी, उसी का एक पार्ट हमने बड़ा किया है। ये क्या है, हमारा एक बीजांड है। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरीके का डायग्राम है। ये बीच में क्या है, हमारी भ्रूण कोश की संरचना है। ये वाला क्या है, भ्रूण कोश। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये क्या है, भ्रूण कोश। ये क्या है, ध्रुवीय केंद्र। ये क्या है, सहायक कोशिका। और ये क्या है, प्रतिमुखी कोशिका है। ठीक है दोस्तों, ये सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है उसको बोलेंगे निपाग, निभाग। ये वाला जो भाग है वो होता है हमारा बीजांड व्रत, ये वाला। उसके बाद ये होती है नाभिका। ये वाला जो भाग है वो है बीजांडकाय। और ये जो जो लेयर दिख रही है आपको, जो यहाँ से कंप्लीट यहाँ तक आ रही है, इन दोनों को बोलेंगे, ये है बाह्य आवरण और ये है अंत आवरण। आवरण भी बोल सकते हो, अध्यावरण भी बोल सकते हो। तो एक बार डायग्राम को अच्छे से देख लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बीजांड व्रत, बीजांड की संरचना के द्वारा बीजांड काय वह बीजांड द्वार से जुड़ा रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, बीजांड व्रत। ठीक है, व्रंत है, ये व्रत नहीं है, व्रंत है। फिर क्या है, नाभिका। जिस स्थान पर बीजांड व्रंत बीजांड काय से जुड़ा रहता है उसे हम क्या बोलेंगे, नाभिका। बीजांड द्वार, निभाग के ठीक विपरीत दिशा के नीचे नीचे की ओर पाई जाने वाली संरचना बीजांड द्वार कहलाती है। जो सबसे नीचे भाग था वो क्या थे, बीजांड द्वार। बीजांड द्वार पर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थी बीजांड द्वार। ये वाला जो भाग होता है ये बीजांड द्वार होता है। और इसके ऊपर दोस्तों देख रहे हो आप, यहाँ तक ही अध्यावरण है। और ये अध्यावरण यहाँ से ऐसे मुड़ गया और यहाँ वाला भी ऐसे मुड़ गया, यानी कि इसके ऊपर कोई अध्यावरण नहीं है। अध्यावरण कहाँ पे है, सिर्फ कुछ बीजांड काय के ऊपर है। ये बीजांड काय है और बीजांड काय के ऊपर ये अध्यावरण हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो देखिए बीजांड द्वार, इसके ऊपर किसी प्रकार का अध्यावरण नहीं है। अब देखिए अध्यावरण, बीजांड काय के बाहर स्थित आवरण को अध्यावरण। अभी मैंने डायग्राम में आपको बताया कि अध्यावरण किसके ऊपर था, बीजांड काय के ऊपर था। कैसा था, 2 प्रकार का था, बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण। फिर देखिए बीजांड काय, बीजांड काय अध्यावरण से घिरा हुआ भीतरी मृदुत्वकीय भाग। जो किससे घिरा होता है, अध्यावरण से घिरा हुआ जो भाग होता है किसका बना होता है, मृदुत्वक का। उसको हम क्या बोलते हैं, बीजांड काय बोलते हैं दोस्तों। तो एक बार बताइए, यहाँ तक आपको समझ आया कि नहीं आया। अगर समझ में आ गया है तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, भ्रूण कोश, बीजांड काय के भीतर पाए जाने वाली संरचना जो एक थैली नुमा होती है उसे क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। जो हमने बीच में इस तरीके का बना रखा था, ऐसा जो बीच में हमने ध्रुवीय केंद्र, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, उसको क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश। जो किसी संरचना है, थैली नुमा है, जो किसके अंदर है, बीजांड काय के भीतर है। देखिए भ्रूण कोश एक अगुणित संरचना होती है। कैसी संरचना होती है,
अगुणित संरचना होती है। कैसी होती है दोस्तों? अगुणित होती है, जिसमें 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। अब 7 कोशिका और 8 केंद्रक कैसे होंगे? तो ये हम जब गुरु बीजाणु जनन पढ़ेंगे यहाँ पे, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये 7 कोशिका और 8 केंद्रक कैसे बने। तो देखिए गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन के अंदर देखते हैं दोस्तों, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बीजाणु बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, किससे दोस्तों? मात्र कोशिका से बीजाणु बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? गुरु बीजाणु जनन बोलेंगे। अब देखिए क्या होता है, बीजांड काय में सामान्यतः एक कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी हो जाती है। बहुत सारी कोशिकाएं होती है ऐसे, ठीक है। तो जो कोशिका कहाँ पे होती है? बीजांड द्वार की तरफ होती है, वह कोशिका क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, जिसे प्रसूतक कोशिका कहते हैं। क्या कोशिका बोलते हैं दोस्तों? प्रसूतक कोशिका। जो बीजांड द्वार की तरफ जो एक कोशिका होगी, बहुत सारी कोशिकाओं में जो बीजांड द्वार की तरफ जो कोशिका होती है वह क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, जिसे हमने नाम दिया है प्रसूतक कोशिका। प्रसूतक कोशिका में क्या होगा? समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन से 2 पुत्री कोशिका बनती है, जिसमें से एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहलाएगी और दूसरी क्या कहलाएगी? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। यही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका आगे चलकर भ्रूण कोश का निर्माण करेगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये प्रसूतक कोशिका थी। अब प्रसूतक कोशिका के अंदर क्या होता है? समसूत्री विभाजन होगा। यहाँ 2n से क्या बनेगी? n क्या बन गई? ये दोनों अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। और अर्धसूत्री विभाजन भी कितनी बार होता है दोस्तों? 2 बार होता है। एक बार ये, तो 1 से कितनी हुई? 2, 2n थी तो 2n से कितनी होगी? n और n। फिर एक अर्धसूत्री विभाजन हुआ जिसमें कितनी हो गई? 4। टोटल कितनी कोशिका लघु बीजाणु बने, सॉरी गुरु बीजाणु बने? 4। अब ये 4 गुरु बीजाणु बने, इसलिए इनका नाम क्या है? गुरु बीजाणु चतुष्क। ये चतुष्क है ना, चतुष्क। तो ये कितने हैं? 4 बने। अब जिनके ये क्या होते हैं? 4 में से ये 3 अपने आप नष्ट हो जाते हैं और बचता कौन है? सिर्फ एक बचता है। एक क्यों बचता है? क्योंकि इसके अंदर कोशिका द्रव्य अधिक मात्रा में होता है और इनके अंदर कम मात्रा में होती है, इसलिए ये 3 नष्ट हो जाती है और एक बच जाती है। फिर देखिए दोस्तों, मादा युग्मकोद्भिद का विकास। मादा युग्मकोद्भिद के अंदर क्या होगा? मादा युग्मक का निर्माण होगा। अब वो कौन करेगा? तो देखिए, गुरु बीजाणु चतुष्क में सामान्यतः 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं एवं एक सक्रिय गुरु बीजाणु विकसित होकर युग्मकोद्भिद यानी भ्रूण कोश का निर्माण करता है। अभी मैंने बताया कि 4 में से 3 नष्ट हो गए थे, एक बचा था, और वही आगे चलकर किसका निर्माण करेगा? भ्रूण कोश का निर्माण करेगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो एक था, ये जो हमारी जो एक को लघु बीजाणु जो बच गया था, वो क्या करेगा? समसूत्री विभाजन करेगा, जिसके बाद 2 केंद्रक का विभाजन हो गया। तो केंद्रक कितने हो गए? 2 हो गए। 2 के बाद कितने हुए? 4 हो गए। उस 4 वाले को क्या बोलते हैं? चतुष्केंद्रकीय अवस्था। उसके बाद 4 से कितने होंगे? 8। तो 8 केंद्रकीय अवस्था बोलेंगे। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई दोस्तों। अब देखिए इसके आगे की प्रोसेस। देखिए यहाँ पे जो 8 कोशिकाएं बनी थी, अब वो किसका रूप ले लेंगी? ये क्या है हमारा? भ्रूण कोश। क्या है ये? भ्रूण कोश। तो जो हमारे 8 केंद्रक बने थे वो किसका रूप ले लेंगे? इस तरीके का। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये जो 3 कितनी कोशिका यहाँ पे? 1 2 3 और 3 यहाँ पे कितनी हुई? 6। और ये जो बीच वाली है वो कितनी हुई? 7। तो कोशिका कितनी हो गई? देखिए यहाँ पे कोशिकाओं की संख्या कितनी हो गई? 7। अब केंद्रक देखिए, 1 2 3 कितने हुए? 3 और 3 इधर कितने हुए? 6। और ये एक ही कोशिका के अंदर कितने केंद्रक है दोस्तों? 2। ये अलग कोशिका नहीं है, ये पूरी एक ही, और एक के अंदर कितने? 2। तो केंद्रक कितने हो गए? 8 हो गए दोस्तों। जो हमने बात की थी कि भ्रूण कोश कैसी संरचना होती है? 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। तो देखिए क्या होता है इसमें, कैसे बनती है? अगुणित गुरु बीजाणु का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्रक बनाता है। अभी हमने डायग्राम में देख लिया था, 1 से कितने केंद्रक बन गए थे? 2, जो बीजाणु के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। ये जो था वो ध्रुवों पर चले गए थे इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। दोनों केंद्रकों के मध्य रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। इसके बीजांड धारीय केंद्रक विभाजन से 2 केंद्रक बन जाते हैं। अब 2 से और कितने बन जाएंगे? 2 2 4 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 4। इसे चतुष्केंद्रीय अवस्था बोलते हैं। इसके पश्चात दोनों सिरों पर उपस्थित केंद्रक पुनः समसूत्री विभाजन होता है और जिससे 4 कुल 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। इसे 8 केंद्रक की अवस्था बोलते हैं। ये तो मैंने आपको आगे बता ही दिया है, इसे समझना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। 2 से 4 होंगे और 4 से 8 होंगे, और 2 से 4 होंगे, 4 को क्या बोलते हैं? चतुष्केंद्र की अवस्था। 8 होंगे तो 8 केंद्र की अवस्था, ठीक है दोस्तों।
तो 8 केंद्रक की अवस्था भ्रूण कोश की मुख्य अवस्था होती है। अभी मैंने बताया 8 केंद्रक की जो अवस्था था उसी ने कैसा रूप लिया था, भ्रूण कोश का, जिससे भित्ति का निर्माण शुरू हो जाता है। प्रत्येक ध्रुव से एक एक कोशिका में केंद्रक मध्य में आ जाता है, यानी कि जो जितने भी केंद्रक थे वो अब सब अपनी अपनी कोशिकाओं के अंदर चले जाते हैं तथा 2 केंद्रक एक साथ आ जाते हैं। इसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। इस प्रकार निर्मित भ्रूण कोश में 8 केंद्रक व 7 कोशिकीय संरचनाएं बनती है, जो मैंने अभी आपको बताई थी। एक बार फिर से देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये ध्रुवीय कोशिका जिसके अंदर कितने केंद्रक है, 2, और कोशिका कितनी है, 1। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो केंद्रक कितने हैं, 8, और कोशिका है 3, और 3 कितने हुए, 6, और ये बीच वाले 7। तो कोशिका सिर्फ कितनी है दोस्तों, 7 कोशिका, और केंद्रक कितने हो गए, 8। तो हमने 7 कोशिका और 8 केंद्रक क्यों कहा, समझ गए दोस्तों। तो चलिए इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो अगला जो टॉपिक है, हमने क्या किया था कि हमने परागकण के अंदर, परागकण द्वारा बीजांड में 2 नर युग्मक भी बना दिए, और हमने क्या कर दिया, भ्रूण कोश का भी निर्माण कर दिया। लेकिन दोस्तों हमने ये नहीं देखा कि परागकण जो होंगे वो वर्तिकाग्र तक पहुँचेंगे कैसे। तो देखिए, जो परागकण जो पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर जाते हैं उसको हम बोलेंगे परागगण। क्या बोलेंगे, परागगण। क्या बोलेंगे दोस्तों, परागगण। दोनों वर्ड अलग अलग है, यहाँ गण लिखा है और ये परागकण। तो परागकण किस कौन से भाग से, पराग कोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, उस प्रक्रिया को परागगण बोलेंगे। यहाँ देखिए, परागकणों का पराग कोशों से वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है, परागगण कहलाता है। यहाँ पे क्या है, पुष्प, क्या है दोस्तों, पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। अब यहाँ कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। यहाँ से चैप्टर बहुत इजी है दोस्तों, देखिएगा। स्वपरागण, किसी एक पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प या उसी पुष्प के पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, तो उसे स्वपरागण कहेंगे। इसका मतलब क्या दोस्तों, स्वपरागण यानी कि ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, इसके ऊपर यहाँ पे फूल है, ठीक है। अब इस फूल का जो परागकण है वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचे, या फिर यहाँ इसी पौधे के दूसरा पुष्प लगा हुआ है, यहाँ से उड़कर इसके ऊपर जाए, तो दोनों में पौधा सिर्फ वही है। पौधा क्या है, उसी पौधे के पुष्प के ऊपर है, दूसरा पौधा नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्वपरागकण। यानी कि किसी भी एक पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो, तो उसे बोलेंगे स्वपरागण। अब स्वपरागण भी 2 प्रकार का होता है। स्वयुग्मन, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, जब ये जो पुष्प है, ये कोई पुष्प है, यहाँ वर्तिकाग्र है, यहाँ परागकण है, अब इसी पुष्प के यहाँ से यहाँ तक आएगा तो उसे स्वयुग्मन बोलेंगे, क्योंकि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गए। अगर मान लो ऐसा होता कि पुष्प दूसरा होता, ऐसा यहाँ पे दूसरे पुष्प का उसी पौधे के वर्तिकाग्र होता और यहाँ से यहाँ आता, तो उसे बोलते हैं सजात पुष्प, क्योंकि उसी पौधे का पुष्प है, ठीक है दोस्तों। तो उसको बोलेंगे सजात पुष्प परागण। जो जब एक पुष्प के परागण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचेंगे तो क्या होगा, सजात पुष्पी परागण। फिर देखिए दोस्तों, विशेषता क्या होती है, उभयलिंगता। ऐसे पौधे जिनमें उभयलिंगी पुष्प होते हैं, नर और मादा जनांग एक ही पुष्प में होते हैं, यह उनके लिए विशेषता रखता है। जो ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प कैसे उभयलिंगी होते हैं, यानी कि एक ही पुष्प के अंदर नर भाग भी होगा और मादा भाग भी होगा, तो इसलिए उसको दूसरे पुष्प के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो स्वपरागण होगा वो कैसे पादपों में होता है, उभयलिंगी जो पादप होते हैं उभयलिंगता दर्शाते हैं, उनके लिए यह विशेषता दर्शाता है। फिर समकालपक्वता, ऐसे पौधों के पुष्प जिनमें पुमंग व जायंग दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं, यानी कि पुमंग भाग और जायंग भाग जब एक साथ परिपक्व होंगे तो स्वपरागण उनके लिए अच्छा रहता है। फिर अनुन्मील्यता, कुछ पौधों में पुष्प कभी खिलते ही नहीं, जैसे पुष्प हमेशा बंद ही है दोस्तों। अब ये पुष्प खिलेगा तभी तो परागकण बाहर निकलेगा, लेकिन ये खिलेगा ही नहीं तो नया बीज कैसे बनेगा। इसके लिए क्या क्या आवश्यक है, स्वपरागण। अब देखिए स्वपरागण के लाभ और हानि क्या क्या होती है, लाभ व हानियाँ। लाभ देख लेते हैं दोस्तों। अधिक परागकण बनाने की आवश्यकता नहीं, सही बात है दोस्तों, क्योंकि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा तो ज़्यादा परागकण आवश्यक नहीं होंगे। फिर देखिए, पुष्पों में आकर्षक होने की ज़रूरत नहीं है। आकर्षक का मतलब दोस्तों ऐसा नहीं है कि पुमंग और जायंग एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आकर्षक का मतलब ये है कि क्या है कि जो पुष्प रहता है वो रंग बिरंगा रहता है,
तो जो कीटों को आकर्षित करेगा, कीट इसके ऊपर आके बैठेगा और कीट यहाँ से उठ कर फिर दूसरे कहीं और जाके बैठेगा, फिर वो पुष्प के वर्तिकाग्र भाग पर जाके बैठेगा, तो परागकण उसके पैरों तले चिपक कर दूसरे पुष्प में जाएंगे, तो फिर निषेचन होगा। तो जो जिसमें स्वपरागण होता है उसमें आकर्षक की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा कलरफुल रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिना कीटों की सहायता से भी यहाँ पे परागण हो जाएगा, क्योंकि उसी पुष्प के भाग के ऊपर है, तो आकर्षक की ज़रूरत नहीं है। इसमें संयुग्मजी संतति बनती है। संयुग्मजी का मतलब कैसा है कि दोस्तों उसी पुष्प के समान बनती है, जैसा पुष्प पहले था वैसे के वैसा नया पुष्प अपन को नया मिलेगा। तो कैसी संतति मिलेगी? संयुग्मजी। फिर देखिए इस स्वपरागण से हानि क्या है, ये नए लक्षण विकसित नहीं करवाएगी। तो क्या होगा दोस्तों हानि में? यह नए लक्षण विकसित नहीं कर, अगर दूसरे पौधे में जाता तो उस पौधे के लक्षण पहले एक के लक्षण और दूसरे वाले के लक्षण आपस में क्रॉस होते और एक नया लक्षण हमको कोई देखने को मिलता। लेकिन यह उसी पुष्प के ऊपर जाएगा स्वपरागण में, तो नए लक्षण हमको देखने को नहीं मिलेंगे। फिर पौधों में भिन्नताएं नहीं आएंगी कि वही के वही लक्षण आएंगे, तो अलग क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। तो पौधे में भिन्नता नहीं आती। प्राप्त पौधे कमज़ोर और अस्वस्थ होते हैं। जो नए पादप हमको मिलेंगे स्वपरागण में वो कैसे होंगे? कमज़ोर होंगे और अस्वस्थ होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई हमारी स्वपरागण की। तो स्वपरागण आपको समझ में आया? दोस्तों आपको लग रहा हो कि स्वपरागण में इतना सारा पढ़ा दिया, लेकिन दोस्तों ये निबंधात्मक जो क्वेश्चन आते हैं 5 से 7 नंबर के, उसके अंदर ये क्वेश्चन छप चुका है। और आप पुराने बोर्ड के पेपर उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे जरूर मिलेगा। और आप यहाँ तक लिखोगे तब जाके आपको पूरे के में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये बात हो गई हमारे स्वपरागण की। अब देख लेते हैं हम परपरागण। देखिए दोस्तों, परपरागण, जब एक पौधे के पुष्प के परागण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पहुँचते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये कोई पौधा था, ठीक है, एक पौधा ये रहा। अब इस पौधे के यहाँ पे क्या लगा है? फूल है, और उस फूल पे क्या है? परागकण है। और ये जो पौधा है उसी जाति का ये भी पौधा है। मान लो ये सरसों का है तो ये भी सरसों का है, ठीक है, तो ये दोनों सेम पौधे हैं उसी जाति के, ठीक है। अब इस पौधे का जो परागकण है वो इस पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा यहाँ से, तो ये पुष्प भी बदल गया और पौधा भी बदल गया, इसलिए इसको हमने क्या बोला है? परपरागण। अगर मान लो इसी पौधे के कोई दूसरा पुष्प होता और यहाँ पे आता तो क्या कहलाता? स्वपरागण। लेकिन पौधा बदल गया है और पौधा बदल गया लेकिन उसकी जाति कैसी सेम है, तो क्या है? ये परपरागण। फिर देखिए परपरागण की विशेषता क्या होती है, ये किन के लिए उपयोगी है? ये जिसमें एक लिंगता होती है। एक लिंगता का मतलब जिनके अंदर नर व मादा जनांग में से कोई एक ही उपस्थित होता है। अब एक ये कोई पुष्प है, इसके अंदर मान लो नर जनांग उपस्थित है, तो क्या नर जनांग अकेला नया पौधा बनाएगा? नहीं बना सकता। इसके लिए इसको दूसरे पौधे के ऊपर जाना ही पड़ेगा, यहाँ से दूसरे वाले के ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो यह किसके लिए आवश्यक है? जिन पौधों में एक लिंगता होती है। फिर देखिए भिन्न काल परिपक्वता, जिसमें वर्तिकाग्र व परागकोश दोनों परिपक्व होने का समय अलग अलग होता है। मान लो पुष्प ये है, ठीक है, इसके अंदर नर भाग भी है और मादा भाग भी है, ये नर भाग ये मादा भाग, लेकिन इसका परिपक्व पहले हो गया है और ये नहीं हुआ है, तो क्या ये दोनों का निषेचन होगा? नहीं हो पाएगा। और मान लो ये वाला दूसरा कोई है और इसके अंदर नर ये है और ये मादा है, और इसके अंदर ये नर है और ये मादा है, मान लो इसका नर परिपक्व हो गया और इसका मादा परिपक्व हो गया, तो ये यहाँ से जाएगा तभी तो निषेचन संभव हो पाएगा। तो ये उनके लिए आवश्यक है जिनके अंदर परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों का परिपक्व होने का समय क्या होता है? अलग अलग होता है। अब यह भी 2 प्रकार का होता है, पुपूर्वता और स्त्री पूर्वता। अब आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होता, पू से याद रखना, पहले तो पूर्वता याद रखना, ठीक है दोस्तों, पूर्वता, क्योंकि दोनों अलग अलग है, भिन्न काल है। अब स्त्री का मतलब पहले क्या होगा? वर्तिकाग्र, ठीक है, और पू का मतलब पुरुष होता है, तो पुरुष का मतलब परागकोश, ठीक है। तो नर भाग कौन सा होता है? परागकोश, जिसके अंदर परागकण होते हैं। तो जिसके अंदर परागकोश पहले परिपक्व होगा और वर्तिकाग्र बाद में होगा वो तो पुपूर्वता, और जिसके अंदर वर्तिकाग्र पहले परिपक्व होगा और परागकोश बाद में होगा उसको स्त्री पूर्वता बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब परपरागकण के लाभ और हानियाँ क्या है, एक बार इसको देख लेते हैं दोस्तों। तो परपरागकण के लाभ देखिए दोस्तों, इससे खराब लक्षण बाहर हो जाते हैं, यानी कि जो लक्षण खराब होगा वो हमको वापस नहीं मिलेगा, तो ये क्या इसका एक लाभ है। अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होंगे। अप्रभावी लक्षण यानी कि जो कमज़ोर हो गए लक्षण, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, वो अब बार बार प्रकट होना बंद हो जाएंगे और सिर्फ हमें कौन से लक्षण दिखेंगे? जो प्रभावी होंगे, तो ये भी हमारा एक लाभ है। फिर नई प्रजातियों का विकास होगा, 2 अलग अलग किस्म के पादप के परागकण मिलेंगे, परागकण और वर्तिकाग्र में, तो निषेचन होगा और इसके लक्षण और इसके लक्षण दोनों क्या होंगे? आपस में मिलेंगे, तो यहाँ से एक नया लक्षण अपन को मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? एक नया लक्षण हमको देखने को मिलेगा। अब इसकी हानियाँ देखिए दोस्तों, इससे परागकणों की बर्बादी होगी। बर्बादी कैसे होगी दोस्तों?
एक पुष्प यहाँ है और एक पुष्प यहाँ है। अब मान लो ये परागकण यहीं जाए, ऐसा ज़रूरी तो नहीं, हो सकता है ये यहाँ से निकल कर नीचे भी गिर जाए। अब यहाँ से कितने सारे हम परागकण जाएंगे तब जाके एक दो परागकण इस दूसरे वाले पुष्प के ऊपर गिरेंगे, तो ये परागकणों की क्या हो रही है, बर्बादी हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या एक हानि है। फिर इससे हमेशा दुविधा बनी रहती है। दुविधा मतलब इससे हमेशा हमें ये कंफर्म नहीं होता है कि निषेचन होगा ही, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे परागकण बैठे, ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे परागकण नीचे चला जाए। तो ये हमेशा क्या रहती है, दुविधा बनी रहती है और नई संतति में अवांछनीय लक्षण आ जाते हैं, जो हम नहीं चाहते। कभी कभी वैसे लक्षण भी हमको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे लिए अच्छे हैं वही लक्षण नहीं दिखे। हो सकता है ये और ये मिले और इन दोनों में से कोई लक्षण खराब हो, तो वो खराब लक्षण भी तो हमें यहाँ पे मिल सकता है, तो अवांछनीय लक्षण भी आ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, पर परागकण की विधियाँ कि किस तरीके से पर परागकण की विधियाँ यहाँ पे होती है। तो एक तो वायु द्वारा, जब हवा चलेगी तो पेड़ पूरी तरह हिलता है, और हिलेगा तो पुष्प भी साथ में हिलते हैं। तो यहाँ पे जो परागकण होंगे वो उड़ेंगे और किसी दूसरे वाले पुष्प के ऊपर जाकर बैठ जाएंगे। तो किसे कैसे होता है, पहला तो वायु द्वारा, फिर जल द्वारा। जैसे जो जलीय पौधे होते हैं उनमें जल के द्वारा परागकण तैरता हुआ पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचता है। तो दूसरा कौन सा है, जल के द्वारा। फिर कीट, अभी मैंने बात की, कोई कीट पुष्प के ऊपर आके बैठा रस चूसने के लिए, फिर वो उड़ के दूसरे पुष्प के ऊपर, तो उसके पैरों से मुंह से ऐसे चिपक के परागकण दूसरे पुष्प तक पहुंच जाते हैं। तो कीट के द्वारा भी होता है, फिर पक्षियों द्वारा, फिर चमगादड़ द्वारा। जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं उनमें चमगादड़ द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, और ये सारी पर परागकण की क्या थी, विधियाँ थी दोस्तों। तो कल हम पढ़ेंगे निषेचन। अब हमारा कल जो हमारा जो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है, और कल वाली क्लास में हम इस लेसन को फिनिश कर देंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू दोस्तों।